वेलकम बैक नाज़रीन। हम हाज़िर हुए हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और आज जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि हम देखने की कोशिश करेंगे कि तालीमी जो सब्जेक्ट चॉइसेस में एग्ज़ाम्स के दौरान बच्चों की जो रहनुमाई है पेरेंट्स की वो कितनी इम्पोर्टेंस रखती है, कितना अहम है कि वालिदैन बच्चों को मोरल, इमोशनल, मेंटल और फ़िज़िकल सपोर्ट दें, वो एनवायरनमेंट दें जिसमें उनको मुकम्मल पीस हो। तो इस पे हम आज बात करेंगे। हमारे साथ सिस्टर सकीना हबीब मौजूद है लाइन पे। उनको मैं खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर सकीना, बहुत-बहुत शुक्रिया जॉइन करने के लिए। हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है और क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप इंशाल्लाह उन पे हमें जो बेहतरीन रहनुमाई दे सकेंगी। बिलख़ुसूस अगर हम यूके की एग्ज़ाम्पल लेते हैं और उसके यहाँ पे जिस तरह अभी जीसीएसई के एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं, अभी बच्चे 10 ग्रेड से 11 में जाएँगे और ज़ाहिर एग्ज़ाम्स के दिनों में एक अलहदा प्रेशर होता है, उसको भी डील करना इम्पोर्टेंस रखता है। फिर उसके बाद जब जो हासिल करना कितना इम्पोर्टेंस रखता है, पहले तो थोड़ा-सा इस पे बयान कीजिएगा मुख्तसरन और उसके साथ ये बयान कीजिएगा कि आजकल जिस तरह बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, तो पेरेंट्स को किन चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं पुरसुकून होके अपनी एग्ज़ाम जो हैं वो उनसे डील कर सकें? जी, थैंक यू वेरी मच सिस्टर फ़ाइज़ा। आपने बहुत अच्छा टॉपिक चूज़ किया है जो कि बहुत रेलेवेंट है आज के लिए, स्पेशली पेरेंट्स के लिए भी और एजुकेटर्स के लिए भी और बच्चों के लिए। एजुकेशन जो एकेडमिक जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसकी वजह से ही जो है हम लोग ज़िंदगी में जो है तरक्की कर सकते हैं और आजकल की जो डिमांड्स हैं वो इतनी चैलेंजिंग है, इतनी चैलेंजिंग फ़ील्ड्स है कि जिसकी वजह से ज़रूरतें जो है बढ़ गई हैं, रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई हैं कि जो एक स्टूडेंट है उसको बहुत हुनरमंद होना चाहिए और बहुत नॉलेज रखनी चाहिए और सिर्फ नॉलेज रखनी नहीं चाहिए, हासिल नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसको अप्लाई करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर ये रखता है कि किस तरह से आप इसको अप्लाई कर रहे हैं, किस तरह से कम्युनिटी को आप हेल्प कर रहे हैं, किस तरह से जॉब्स वगैरह अगर आपने एप्लीकेशंस की हुई हैं तो उस नॉलेज को आप जो है किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं। जहाँ तक जब हम लोग यूके की बात कर रहे हैं तो जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो आईजीसीएसई की जहाँ अगर हम लोग बात करें और जीसीएसई सब्जेक्ट्स की उसमें जो है इंग्लिश लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और साइंस, ये तीन सब्जेक्ट्स कंपल्सरी हैं and it's a combination of compulsory core subjects which are very important. इसके थ्रू जो है फिर जो स्टूडेंट है वो डिसाइड कर सकता है कि आगे जाके उसको कौन सा जैसे प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन या पेशे में जो है उसको एक्सेल करना है। सो ये जो तीन सब्जेक्ट्स हैं ये फाउंडेशन है आपके और फिर आगे जाके यू कैन डिसाइड दैट व्हिच फील्ड यू रियली वांट टू गेट इनटू एंड एक्सेल इनटू. So these are the core mandatory GCSE subjects, and of course the pressure is very challenging, especially when it comes to O levels. कभी ऐसा होता है कि बच्चा बहुत smart होता है, especially अपने primary years में, like you know they are securing A stars and A's is बहुत आसानी से, लेकिन जब वो लोग ये O level का stage reach करते हैं, which is 9th grade, 10th grade, तब जाके जो है तकलीफें थोड़ी मतलब चैलेंजेस बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से हम बहुत नोटिस करते हैं कि उनके ग्रेड्स में थोड़ा सा डिक्लाइन भी आ जाता है। उसकी वजह से कभी कभी क्या होता है कि जो खुद टीचर्स होते हैं और एजुकेटर्स होते हैं और जो पेरेंट्स होते हैं वो एक प्रेशर डालते हैं बच्चों पे और उनकी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती हैं और उनको लगता है कि बच्चा जो है वो क्यों पहले की तरह एक्सेल नहीं कर रहा, क्या प्रॉब्लम है। और हम सुनते आते हैं कि जो एक सोशल प्रेशर पड़ जाता है बच्चे पर, एक एग्जाम का टेंशन हो जाता है उस पे और he or she feels demoralized, like you know they lose their self confidence. It's because of these things as well which should be avoided. You know it's upon the educators and the parents कि किस तरह से आप किस तरह से गाइडेंस अपने बच्चे को दे रहे हैं। हो सकता है कि जो बच्चा है वो शायद अगर साइंस में जो है एक्सेल नहीं कर पा रहा तो शायद वो इंग्लिश में अच्छा है या मैथमेटिक्स में अच्छा है या कंप्यूटर की कोई फील्ड है, आईटी सब्जेक्ट में अच्छा है। तो you know we have to like give this child a full experience and we need to give him a chance to see कि कहाँ इसका दिल लग रहा है, कहाँ इसका IQ लेवल जो है वो you know ज़्यादा जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ where can he you know excel more. And of course there are a lot more optional subjects as well. For example, you've got humanities, history, geography,
Islamic studies, religious studies. Some students are very good in modern foreign languages as well. And और then there's also arts and design, media studies है. मुझे याद है मेरे टाइम में media studies was not really like introduced to us like art and design और ये humanities, sociology जो आज हम लोग देख रहे हैं 2025 में. In fact 2020 onwards से जो है ये subjects introduce हुए हैं. So like sometimes these subjects were not there and because of that बच्चे को लगता था कि शायद मेरा फ्यूचर नहीं है आगे क्योंकि the parents and the educators are expecting that there's only certain limited fields. For example, it's only medicine या तो what do you say engineering, lawyer, law वगैरह इस तरह की fields. So you need to really explore in those areas and we need to give the children that creative space कि हमें जो है बच्चे को लिमिट नहीं करना चाहिए. हमें उसको हर चीज बेसिकली अता करनी चाहिए and then based on his capabilities and abilities can we make the decision कि बच्चा जो है किस फील्ड में जो है माहिर है और आगे जाके एक्सीड कर सकता है. अच्छा इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं कि सॉरी आपकी बात काट रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत तेज़ी से जा रहा है, तो मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि कितना ज़रूरी है पेरेंट्स का कि वो ये समझें कि जो यहाँ का करंट एजुकेशनल सिस्टम है वो किस तरह का है और सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन है उसमें क्या फ़र्क है और जो बेस्ट सब्जेक्ट चॉइसेस उनके बच्चे के हिसाब से क्या है, क्योंकि यहाँ पे 2 पहलू बहुत इम्पोर्टेंट है, बाकी तो चलें जो चॉइसेस हैं सो हैं। जो पेरेंट्स डीमोरलाइज़ भी करते हैं, मैं इस बात पे भी चाहूँगी कि आप साथ में ज़रूर टच करें। बच्चों को अपने घर के माहौल में ज़रा से नंबर कम नहीं आए और वो उनकी हर एक्टिविटी को स्टिग्मेटाइज़ करने वाली बात होती है और जैसे ना कि हाँ, आप तो ये कर रहे हैं ना तो इसीलिए हो रहा है, आप तो ये कर रहे हैं ना तो इसलिए हो रहा है। ये अंदाज़ सिखाने का भी थोड़ा-सा बहुत बच्चों के ऊपर प्रेशर डेवलप करता है और उनकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको तबाह करता है। ठीक है, ये एज़ अ पेरेंट हमारा चेक एंड बैलेंस रखना इज़ अ ड्यूटी, ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसका बेस्ट वे भी क्या है, ये भी साथ-साथ के बच्चा पॉज़िटिवली चीज़ों को लेना सीखे और नेगेटिवली ना ले। थोड़ा-सा मज़ीद इस चीज़ों के ऊपर मैं चाहूँगी कि आप बयान फरमाइएगा। जी, बिल्कुल आपने सही कहा. सबसे पहले तो जो बच्चा खुद है, स्टूडेंट है, he should have the interest and strength in the subject that he is choosing. So किस सब्जेक्ट में वो ज़्यादा engage कर पा रहा है based on his interest. फिर उसके मुताबिक जो है वो उसको मोटिवेशन मिलती है और वो अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर सकता है. जैसे अगर स्टूडेंट्स जो है किसी कॉलेज देयर आर सम स्टूडेंट्स मतलब उनके जहन में होता है कि अच्छा ये कॉलेज है, वो कॉलेज है, ये यूनिवर्सिटी है, मुझे इसमें दाखिला लेना है. तो वो उस रिक्वायरमेंट्स को देखता है पहले से और उसके मुताबिक जो है वो अपने सब्जेक्ट्स को चूज करता है और उसका एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है, वो ग्रेड्स की एक सर्टेन क्राइटेरिया होती है जो आपको अचीव करनी होती है और फिर उसके मुताबिक आपका दाखिला उस सर्टेन यूनिवर्सिटी में हो सकता है. तो पहले से एक प्लानिंग का होना स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है. दूसरा, collaboration between parents, students and career counselors is very very important. जो ये counselors होते हैं, career counselors, उनके साथ बाकायदा discussion रहती है, especially during these O level years से ही शुरू होता है और फिर A levels में जाके जो है आगे student decide करता है कि अब उसको कौन सी यूनिवर्सिटी में आगे जाना है और किस फील्ड में उसको एक्सेल करना है. तो उस टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है करियर काउंसलर जो है जब वो गाइडेंस देती है पेरेंट्स को और बताती है कि बच्चे में जो है क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या वीकनेसेस हैं, तो उसके मुताबिक फिर एक डिसीजन बनाया जा सकता है विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ प्रेशर और फोर्स. जैसे आपने भी बताया सिस्टर फाइजा कि कभी कभी वो एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स से होती है अनफॉर्चुनेटली कि मे बी द स्टूडेंट इज इंटरेस्टेड टू बिकम अ टीचर और आई डोंट नो समथिंग व्हाटएवर जो भी आपको इसमें इंजीनियर एक बनना चीज़ है, लेकिन सिस्टर आपकी पेरेंट्स को बात चाहिए. काट रही हूँ, इसमें थोड़ी-सी एक चीज़ ऐड करती जाऊँ कि यहाँ पे जिस तरह यूके में स्टूडेंट काउंसलर्स के पास जाते हैं बच्चे, इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। कुछ बच्चे हैं जो आगे ए लेवल लेना चाहते हैं, कुछ बच्चे हैं जो आगे मसलन टी लेवल में जाते हैं। तो उनके पेरेंट्स शुरू से ही कहते हैं कि भई तुम तो मसलन टी लेवल ज़रा ये कह लें कि टेक्निकल एजुकेशन होती है जिसमें बस आपने कुछ रेलेवेंट एक सब्जेक्ट पढ़ना है और उसके अंदर जो भी इंडस्ट्री है उसके हिसाब से, और वो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा लेटर ऑन यूनिवर्सिटीज़ में जब बच्चे जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, या जैसे बीटेक है या इस तरह की चीज़ें लेटर ऑन वो बच्चे अगर करते हैं तो उनमें प्रॉब्लम आती है लेवल के बाद या व्हाट्सएवर यानी जीसीएसई के बाद जब वो उस सिचुएशन में आते हैं. लेकिन जीसीएसई के लेवल पे बच्चों
को कॉन्फिडेंस देना कि हाँ, आप अच्छे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो। अब एक बच्ची हमारी एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं इस केस को रख रही हूँ ताकि हमारे लोग समझ सकें कि जो मैं कन्वे करना चाह रही हूँ। वो एक बच्ची जो 9 की बच्ची, वो उसके पेरेंट्स वो ट्विन सिस्टर हैं, तो उनकी जो बहनें हैं, वो दोनों, एक बच्ची मैथ में बहुत एक्सेल करती है और दूसरी बच्ची उसकी जो टेक्निकल साइड है, जैसे आप कह लें कि जो टेक्सटाइल वाली साइड है, बहुत ज़्यादा उसका जैसे नज़र आता है कि वो फूल बना लेती है, जो ये स्टिच करना है, एम्ब्रॉयडरी करना है, इस तरह के बहुत से काम उसमें एक्सेल करती है। लेकिन उसके पेरेंट्स कहते हैं तुमने ए लेवल क्या करना है, तुम टी लेवल करो। जबकि ए लेवल इज़ बेटर देन मसलन कि आप बच्चा जो है वो टी लेवल में जाए। अब उसके लिए ये है कि आप उस बच्चे को मसलन ये गाइड कर सकते हैं कि आप मुश्किल सब्जेक्ट्स ना लो, आप इंग्लिश आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आपको उसमें सिर्फ लैंग्वेज डिवाइसेज़ में काम करना है मसलन, आप वो उस पे काम कर लो, साथ में सोशियोलॉजी सिंपल सब्जेक्ट्स रख लो और साथ टेक्सटाइल या कोई इस तरह का जो सादा जो आप ईज़ी पढ़ लो, लेकिन आप यानी जीसीएसई में करो ताकि आप जीसीएसई के बाद ए लेवल में जाओ उन सब्जेक्ट्स के अंदर। तो ये जब बच्चे वो बच्ची को जब हम डिस्कस कर रहे थे, और ये मैं आपको ये मिसाल वो बता रही हूँ जो मेरे सामने आई, और वो बच्ची कहती कि क्या वाक़ई मैं कर सकती हूँ? यानी उसको देख के एकदम मेरा दिल भी बड़ा दुखा और तकलीफ़ भी हुई कि उसके पेरेंट्स ने उस बच्ची का कॉन्फिडेंस इतना ख़त्म किया हुआ है कि वो हैरान हो रही थी कि अच्छा मैं कर सकती हूँ, अच्छा मैं सोशियोलॉजी पढ़ सकती हूँ, अच्छा मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ सकती हूँ। मेरे बाबा कहते हैं कि मैं नहीं पढ़ सकती, मेरी अम्मी ने ऐसा नहीं कहा, और मेरे घर वाले कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकती क्योंकि आप बहुत लो हो। यानी ये जो कई ऐसे पेरेंट्स हैं, और ये मैं करंट एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, और ऐसी बहुत सी फैमिलीज़ और बहुत से बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स या तो शायद कम पढ़े लिखे हैं, या शायद नहीं समझते, या शायद वो जो बच्चों का खुद कॉन्फिडेंस लो कर देते हैं, और ये बहुत ही खतरनाक, और हालाँकि वो बच्ची बहुत ब्राइट है। तो ये इस तरह की इस मिसाल को अगर आप सामने रखते हुए चीज़ों को बयान करें ताकि आप वो पेरेंट जो नई चीज़ों को समझते, अगर आप मसलन इंग्लिश नहीं समझते एज़ ए पेरेंट, तो आप दूसरे बहन-भाई को साथ ले जा सकते हैं एज़ ए स्टूडेंट काउंसलर के पास, और उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। मगर बच्चे का कॉन्फिडेंस लो करना, मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज़्यादा बच्चे के मुस्तकबिल को तारीक करना है। तबाह कर सकते हैं, जी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है सिस्टर फ़ायज़ा कि हम पेरेंट्स को जो है पहले से खुद अपने आप को एजुकेट करना चाहिए, और आपको पता है कि अभी से जिस तरह से दुनिया आगे बढ़ रही है, एवरी ईयर देयर आर न्यू चेंजेस, अपडेटेड चेंजेस, लाइक द सिस्टम जो खुद आईजीसीएसई का है, कैम्ब्रिज का सिस्टम है, वो भी बदलता है। देयर इज़ समथिंग व्हिच इज़ आल्सो कॉल्ड एज़ एडएक्सेल। So जिस तरह से we have IGCSE Cambridge, we also have EdExcel, और जैसे आपने बोला BTech और ये मुख्तलिफ किस्म के सारे, मतलब they are all different education boards at the end of the day. कुछ जो है वो challenging है, कुछ जो है वो आसान है। तो it's very important कि we as parents first need to educate ourselves, like we need to study thoroughly. We need to understand कि सिस्टम कौन सा जो है वो बेस्ट हमारे बच्चे के लिए जो है सूटेबल है, और वी हैव टू एक्सपीरियंस, जैसे कि हमें इट्स अ ट्रायल एंड एरर प्रोसेस एज वेल। कभी कभी ऐसा होता है कि यू रियली नीड टू मेक मिस्टेक्स ताकि आपको पता चले कि किस तरह से आपकी एक ग्रोथ होनी चाहिए ना। आपकी ग्रोथ तभी होगी जब आप मिस्टेक्स करेंगे। तो बच्चे को भी जो है वो एक मौका और चांस देना चाहिए। आपने जैसा भी एग्जांपल मिसाल दी इस बच्ची की कि वो होशियार बच्ची है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज पेरेंट्स खुद जो है वो एजुकेटेड नहीं है, तो उसकी वजह से जो है उसका कॉन्फिडेंस वो डिमोरलाइज किया जा रहा है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो है खुद पहले चेक करें करिकुलम को कि करिकुलम किस तरह का है, और साल में जो है कितने सब्जेक्ट्स जैसे फॉर एग्जांपल लेने चाहिए। फॉर एग्जांपल जब आईजीसीएसई की हम लोग बात कर रहे हैं, ओ लेवल स्टैंडर्ड जो होता है उसमें 8 to 10 सब्जेक्ट्स लेना कंपल्सरी होता है। सो लाइक द स्टूडेंट हैज द ऑप्शन टू चूज 8 सब्जेक्ट्स, राइट, एंड ही कैन मेक अ चॉइस कौन से उसको सब्जेक्ट चूज करने हैं। फिर जब आप जो है अपने ए लेवल्स में पहुंचते हैं तो आप 3 to 4 सब्जेक्ट्स यू कैन चूज। अब कुछ बच्चे होते हैं जो 4 सब्जेक्ट्स फॉर एग्जांपल लेते हैं,
और कहने में आसान होता है कि सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन जो मतलब उसका जो काम होता है, जो स्टडी पूरा करिकुलम होता है पूरे साल का, इट्स वेरी एक्सटेंसिव, वेरी इंटेंसिव, एंड इट्स नॉट इजी समटाइम्स टू टैकल। तो हो सकता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चा जो 3 सब्जेक्ट्स में उसने अच्छे ग्रेड्स ले लिए, जैसे ए बी आ गया, लेकिन एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो अगर उसमें सी डी ऐसे करके कुछ आ गया, तो आपका पूरा जो रिपोर्ट कार्ड है वो खराब हो जाता है, और उसकी वजह से जो है फिर आके जाके आपको मुश्किल होती है एंट्री लेना ना किसी ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह में। तो इसलिए आपको बहुत होशियारी से अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन करनी चाहिए फ्रॉम द बिगिनिंग। नॉट दैट के सब कर रहे हैं तो मैं भी करूं, और क्योंकि प्रेशर है पेरेंट्स का तो मैं भी सारे चारों लूं। जब तुम अपनी खुद की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी देखो कि तुम कितना कर सकती हो, कितना कर सकते हो तुम, और उस हिसाब से जो है अगर तुम खुश हो, तुम्हारा इंटरेस्ट सही है, तुम्हारी स्ट्रेंथ तुम देख सकते हो कि उन 3 सब्जेक्ट्स में भी अगर तुम एक्सेल कर सकते हो, तुम्हें पता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर यू कैन मैनेज, then well ahead, go ahead with it, go even with 3 subjects, but make sure that तुम्हारे marks जो हैं they are average and above level, so that you can make it to the respected universities and colleges जो भी आपने choose किया है। तो कहने का मकसद ये है कि sometimes people like to overdo, which is not also correct। हाँ, कुछ बच्चे हैं जो होशियार हैं, they can manage 10 subjects for example in IGCSE level, and in A levels they can manage 4 subjects। उनके A stars भी आ जाते हैं माशाल्लाह से कभी कभी 4 subjects पे ना। तो वो अलग मुख्तलिफ बात है, और वो इसलिए भी होता है क्योंकि उनके पास सही गाइडेंस होती है। जैसे आप नोटिस करेंगे 85% स्टूडेंट्स जो हैं ए लेवल्स के टाइम में और ओ लेवल्स के टाइम में वो ट्यूशंस भी लेते हैं, एक्स्ट्रा ट्यूशंस, दिस इज आउटसाइड ऑफ द स्कूल करिकुलम। और यूजुअली जो ट्यूटर्स होते हैं वो आपको सही मेथड्स और मतलब ऐसे स्ट्रेटेजिक तरीके और टेक्निक्स बताते हैं कि जो किस तरह से वो जो आपके ये चेक पॉइंट पेपर्स होते हैं, पास पेपर्स जो होते हैं ना, वो आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको फिल इन करने हैं। जब आपको ये सवाल पूछा जाए तो आप किस तरह से आपको जवाब देना है। स्कूल में समटाइम्स क्योंकि क्लास में इतने सारे बच्चे होते हैं तो वो एक स्पेशल अटेंशन जो होता है वो हर किसी बच्चे को नहीं दी जा सकती। तो जब आप ये ट्यूशंस लेते हैं उसमें कभी कभी फायदा ज्यादा ये होता है कि आपको वो वन फेस टू फेस अटेंशन मिल रहा होता है। सो यू आर एग्जैक्टली गाइडेड कि किस तरह से आपको जो है वो उस क्वेश्चन को टैकल करना होता है, राइट? So this is also like one of the ways how some students like can basically succeed or excel easily in those areas. I know a lot of my friends who had done this. I was also one of them. I was struggling with my मैथ्स में मैंने बहुत स्ट्रगल किया था मेरे टाइम में, ओ लेवल्स के टाइम में। एंड हालांकि मैंने ट्यूटरिंग भी ली थी उस टाइम में ओनली फॉर मैथ्स, इमेजिन लाइक देयर वाज नो अदर सब्जेक्ट, ओनली मैथ्स। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मैंने प्राइवेटली ट्यूटर से सीखी थी जो स्कूल में नहीं सिखाई जा रही थी, और उसकी वजह से फिर बहुत डिफरेंस मुझे फील हुआ था कि आई वाज एबल टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस इजीली। सो आई थिंक यहाँ आपकी इसी बात पे एक चीज ऐड कर दूं, सॉरी आपकी बात कर रही इसलिए कि यहाँ पे जो पेरेंट फर्ज करें नहीं भी अफोर्ड कर सकते ट्यूशन, उनके लिए स्पेशली यूके में जो बच्चे स्कूल्स में जाते हैं, हाई स्कूल में जो मसलन जीसीएसई लेवल के हैं, 9th क्लास में हैं, 10th में हैं, उनको स्कूल में भी एक्स्ट्रा टीचर हाफ एन आवर 30 मिनट्स ब्रेक टाइम पे या आगे पीछे आफ्टर स्कूल दे सकते हैं अगर वो टीचर से रिक्वेस्ट करें और पेरेंट्स इस चीज़ पे ध्यान दें। अगर आप मसलन टीचर की ज़ुबान नहीं भी समझते हैं, मसलन कई लोगों को होता है इशू या कोई भी इस तरह का इशू है, तो आप उनके अपने बच्चे को साथ ले जाएं, अपने बच्चे दूसरे बच्चे को साथ ले जाएं जो उस ज़ुबान को समझता है, और आप और उनके दरमियान एक ब्रिज गैप करें। मगर आप अपनी कमज़ोरी को एक मुश्किल ना बनाएं इस सेंस में कि आप बच्चे का फ्यूचर दाव पे लगाने वाली बात हो जाती है। छोटी-छोटी आपके एक छोटा-सा मशवरा, एक छोटी-सी बात और एक छोटी-सी लापरवाही बच्चे की ज़िंदगी को हमेशा के लिए जो है या बहुत अरसे के लिए एक कुएँ में धकेल देती है, जिससे बाहर आ पाना उस बच्चे के लिए इमोशनली, मेंटली और प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल हो जाता है। ये स्टेज इतनी इम्पोर्टेंट है बहुत सी वजूहात की वजह से, क्योंकि एक तो बच्चे बचपने से जवानी की तरफ आ रहे होते हैं, ऊपर से एकदम जो पहले 8-9 साल क्लासेस में कोई प्रेशर नहीं होता है एजुकेशन का और एकदम आ जाता है, तो बच्चा जो है वो बहुत से वेज से सप्रेस्ड होता है और फिर पेयर प्रेशर बहुत होता है कि बच्चे कुछ लोगों की फोटोग्राफिक जो मेमोरी होती है वो एक चीज़ पढ़ते हैं उनको मिनट में याद हो जाती है। अब वो कहता है उसको तो हो गई, मुझे क्यों नहीं होगी, पता नहीं मैं कितना निकम्मा हूँ। तो ये अगर मसलन मेरा भी मैथ
अच्छा नहीं था और वर्स्ट था, मसलन ट्यूशन के बावजूद मुझे कभी समझ नहीं आया। गो के मैंने बाद में बीकॉम में पढ़ा मैथ और अच्छे नंबर भी ले लिए। जी, लेकिन मुमकिन है वो उस स्टेज पे उस चीज़ को समझ पाना या प्रोसेस कर पाना उस मोमेंट पे, उस स्टेज पे लाइफ़ के मेरे लिए मुश्किल था। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बात कर रही हूँ। तो मुमकिन है बाद की जी, स्टेज में मेरा ज़हन जैसे मुमकिन है ग्रो ज़्यादा बेटर हुआ और मुझे ज़्यादा समझ में आ गई हो। तो हमें इस वजह से एक-दूसरे को सपोर्ट देने की ज़रूरत होती है, डिमोरलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। इन चीज़ों का भी बहुत ध्यान। अच्छा सिस्टर सकीना, चूँकि आखिरी 10 मिनट हैं तो और मैं ये चाहती हूँ कि आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इससे रिलेटेड हैं वो जो हमारे साथ शेयर करें। एक तो पेरेंट्स किस तरह इनकरेज करें, दूसरा जो है वो कौन से स्टेप्स हैं जो पेरेंट्स ले सकते हैं ताकि बच्चे जो है अपने जीसीएसई एग्ज़ाम्स में भी जिन बच्चों के अभी तो एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसमें थोड़ा-सा ये भी मैं पेरेंट्स को बता दूँ कि जब बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उनको हग करना, उन्हें प्यार करना, उनको उनसे पूछना कि अच्छा आपकी तैयारी, प्यार से, ये नहीं कि डराने के लिए या प्रेशर डालने के लिए कि आप सही परेशान तो नहीं हो। अब जैसे मेरे बेटे के जीसीएसई के एग्ज़ाम थे, तो वो तैयारी खुद ही कर रहा था, लेकिन कभी-कभी वो जब स्टक हो जाता था, क्योंकि आप पढ़ रहे होते हो तो ओवर ज़हनी तौर पे जो होता है ना, थक जाते हो, तो आपका ज़हन स्टक हो जाता है कि अब क्या हो रहा है, मैं पता नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप उन्हें थोड़ा-सा गले लगाएँ, उन्हें प्यार करें, उन्हें कहें कि तुम थोड़ा-सा टाइम 15-20 मिनट ब्रेक लो, अपने ज़हन को जी, पॉज़ दो, फिर जी, रीऑर्गनाइज़ जी, करो। ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं इस टाइम पे, क्योंकि जो बच्चे एग्ज़ाम दे बहुत रहे हैं इम्पोर्टेंट। और जिन्होंने सब्जेक्ट जी, सिलेक्शन आपको पता आफ्टरवर्ड्स है करनी है। बिल्कुल, तो आपके जी, आखिरी आपको 9 पता मिनट है। है एक बिल्कुल। हम लोग जो है एक चीज भूल जाते हैं कि बैलेंस रखना सब्जेक्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि बैलेंस का मतलब क्या, कि एक इट्स नॉट गुड कि हम लोग वी आर ओनली फोकसिंग ऑन फॉर एग्जांपल ऑल प्योर साइंस सब्जेक्ट्स। हुँ, वी शुड आल्सो फोकस ऑन कुछ मतलब आर्ट के भी सब्जेक्ट्स होने चाहिए, कुछ आईटी के भी सब्जेक्ट्स होने चाहिए, क्योंकि क्या है कि हमारा जो माइंड सेट होता है, हमारा जो माइंड है, अगर वो एक चीज पे फोकस रहता है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो आपको पता है हमारा जहन जो है वो बोर भी हो जाता है, कैन नॉट टेक अ लॉट। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि एक वेराइटी शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। एंड एडिशनली इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी कि जो स्पोर्ट्स होता है, लाइक पीई सब्जेक्ट ना, जो हमारे टाइम में होता था, वो चीज जो है आगे जाके बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दीज एकेडमिक सब्जेक्ट्स। इस चीज को जो है हमें फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। यानी कि स्पोर्ट एक्टिविटीज और जो एक्स्ट्रा करिकुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उनको जरूर रखिए, जैसे रीडिंग क्लब है या बिल्कुल, स्पीकिंग बिल्कुल। क्लब है। या ये चीजें क्या है कि वो बच्चे को जो है एक्टिव रखती हैं, डिप्रेस नहीं रखती हैं। यू नो, जब आप सिर्फ साइंस साइंस पूरा दिन पढ़ते रहते हो, केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो आपका दिमाग तो खराब हो जाएगा ना, आप डिप्रेस तो हो जाओगे। तो बिल्कुल। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा एक, हाँ, एक चेंज होना चाहिए टाइम टू टाइम। गिव योरसेल्फ दैट ब्रेक, दैट गैप, दैट चेंज, एंड देन यू विल ऑफ कोर्स फील कि अच्छा अब नाउ आई कैन गेट बैक टू माय साइंस सब्जेक्ट्स, नाउ आई कैन गेट बैक टू माय इंग्लिश सब्जेक्ट्स। यू विल फील इंटरेस्टेड लाइक दैट। दूसरी बात आपने बोला कि parents, yeah, parents should really create a very positive environment in the house. So it's always nice कि जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं, मुझे याद है, और अम्मी ने या अबू ने जो है कुछ ऐसा अच्छा डिनर प्रिपेयर किया, मतलब इट्स लाइक अ बिल्कुल, ट्रीट। हम लोग इतने थके होते हैं पूरा दिन, और वो पढ़ाई के उसमें इमोशनल हमारी जो कुछ नीड्स होती हैं, कि अगर कोई हमारे लिए एक कप चाय का चाय बना ला दे, दें, या बिल्कुल। हमारे कुछ, हाँ, नूडल्स बना दे कुछ ऐसे, तो हमें एक चेंज सा फील होता है। या तो हमें जब मम्मा पापा कहते हैं कि आओ डिनर टेबल पे ज्वाइन करो ना, दिस इज ऑल्सो अ चेंज। एक छोटा सा चेंज होता है फॉर अ फ्यू मिनट्स, बट इट अनवाइंड्स योर माइंड। थोड़ी देर के लिए वो जो आप जिस चीज में मगन हो रहे हो पूरा दिन, उस चीज से आप थोड़ा हट के जब आप थोड़ा अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो, तो आपका माइंड जो फ्रेश हो जाता है, एंड यू फील लाइक energized and refreshed and everything. So बिल्कुल, ये करना बहुत जरूरी है। और साथ में जो है अपनी नमाजों को भी मत भूलिए, अपनी दुआओं को मत भूलिए। आई नो ऐसा होता है कि एग्जाम के पहली एक रात पहले या कुछ घंटे पहले हम लोग खुदा से दुआ मांग रहे होते हैं कि पेपर हमारा आसान से हो जाए, सही वो बात है। सारे क्वेश्चंस वही आए जो मैं मैं तो जिसकी रिज़ल्ट मैंने से तैयारी पहले ज़्यादा माँगती थी कि या अल्लाह मैं पास हो जाऊँ। कि अल्लाह ताला अच्छे नंबर आ जाए, कोई पास तो हो जाए, इज़्ज़त रह जाए। ये मतलब नमाज और दुआएं वगैरह भी, इट्स वेरी गुड फॉर योर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। इस चीज को भी वी शुड नॉट अवॉइड, वी शुड कीप इट इन आवर रूटीन। और दूसरी चीज मैंने पहले भी जैसे बोला कि अवॉइड ओवरलोडिंग। यानी कि डोंट लेट योर चाइल्ड टेक ऑन टू मेनी चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स दैट कुड लीड टू स्ट्रेस एंड हुँ, बर्न आउट। Balance is key. And also ensure that your child gives adequate attention to compulsory subjects which are foundational,
फॉर मैनी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। सो इसलिए एक बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। और पेरेंट्स को जो है मतलब मुझे याद है जब मैं ट्यूशंस वगैरह से निकलती थी तो मोस्टली मेरा जो टाइम स्पेंड होता था वो अब्बू के साथ स्पेंड होता था, क्योंकि मेरी अम्मी वर्किंग लेडी थी, वर्किंग थी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो बाहर रहती थी। तो जब भी मैं ट्यूशन वगैरह से निकलती थी हमेशा मेरे पापा मुझे पूछते थे कि सब कुछ सही जा रहा है, आज तुम्हारा कौन सा पेपर था, कितने मार्क्स मिले तुम्हें, तुम्हारे टीचर तुम्हें सही पढ़ा रहे हैं, कोई भी ऐसी डिफिकल्टी है तो मेरे साथ शेयर करो। तो एक मतलब एक इंटरेक्शन होता था ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू आर कम्युनिकेटिंग विथ योर फादर और मदर। तो आपको लेफ्ट आउट नहीं फील हो, आप अलोन नहीं है इस जर्नी में, आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं। अगर आपके पूरे ग्रेड्स खुदा ना खास आ भी गए तो आपको फीलिंग नहीं आती डिसअपॉइंटमेंट की कि ओ अभी अबू क्या बोलेंगे, मुझे घर से निकाल देंगे, ये वो नहीं। बिल्कुल। क्योंकि पहले से तुमने उनके साथ बातें शेयर की हैं और वो लोग समझते हैं। जब हम लोग कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो like some parents, as you gave an example earlier, they don't understand this system, this educational system. It's because you are not explaining to them, you're not talking to them. आप communicate नहीं कर रहे तो उनको भी क्या पता कि स्कूल में क्या चल रहा है। इसलिए एज ए स्टूडेंट आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि जो भी स्कूल में बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, शेयर इट विद योर पेरेंट्स, उनको समझाएं। एंड दैट्स हाउ दे विल अंडरस्टैंड कि अच्छा सिस्टम इस तरीके से काम करता है। थ्रेशोल्ड जो है ग्रेड्स का वो इस तरह से होता है। जैसे कभी कभी बिल्कुल। ऐसा होता था कि क्लास में अगर मेरे फॉर एग्जांपल 80% आ जाते थे तो मेरी अम्मी मुझ पे नाराज हो जाती थी, तुम 90 क्यों नहीं? तो मैंने हम्म। बोला कि दिस वाज द सेकंड हाईएस्ट इन द क्लास, लाइक दिस वाज द थ्रेशोल्ड, मैं क्या कर सकती हूँ? सही तो बात। अम्मी को समझाना पड़ता था कि यू नो दिस इज हाउ इट इज, दिस इज कैम्ब्रिज, जैसे यू नो मेरी इट्स नॉट बेटी लाइक के क्लास नंबर आते हैं, 10 जब क्लास भी वो 5। कम आए, थोड़े से 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाएँ, तो वो फिर बताएगी कि नहीं, जैसे उसके बाबा ज़्यादा कंसर्न होते हैं, तो वो फिर बताएगी कि नहीं, इसमें थे ही इतने, टीचर ने दिए ही इस तरह से हैं। और वो समझ पाना और हाँ समझा, फिर वो कहेगी मैं कैसे समझाऊँ आपको कि ये नंबर थे ही इसी तरह, एग्जैक्टली इनका जो एवरेज है ये निकलता था, कुछ हो नहीं सकता था, ये मैक्सिमम है दूसरे लफ्ज़ों में। तो वो एग्जैक्टली। देखने में 70 या 80 या 90 लग रहे हैं, मगर ये एक्चुअली मैक्सिमम है। तो वो भी सम टाइम राइट राइट। पेरेंट्स के लिए ना समझ पाना मुश्किल हो जाता है। तो अपने बच्चों को हाँ जज हाँ नहीं करना चाहिए, ये चीज़ बड़ी, और अपने भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आपको बच्चों को एग्ज़ाम्पल देनी चाहिए कि हमारे जब एग्ज़ाम होते थे, हम मुश्किल में क्या करते थे। इससे भी बच्चों को बहुत सपोर्ट मिलती है और वो कनेक्शन एक डेवलप होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब मसलन चाहे आपने 10 जमातें पढ़ी हैं या बीए पढ़ा है या एमए किया है, व्हाट्सएवर, आप बच्चे को ज़रूर बताएँ कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आपने एग्ज़ाम को कैसे डील किया है। इससे बच्चे को बहुत हेल्प बिल्कुल। मिलती है और उसको तसल्ली भी होती है जी कि अच्छा हम अकेले नहीं इससे गुज़र रहे हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट बयान किया सिस्टर फायजा। हमारे पेरेंट्स, हमें शायद लगता होगा कि ओ ओल्ड स्कूल है, ट्रेडिशनल है, इन लोगों ने हमारे जैसा नहीं पढ़ा, नहीं, लेकिन जब हम बैठ के उनके साथ गुफ्तगू करते हैं बहुत बिल्कुल। सारी सिमिलैरिटीज भी नजर आती हैं कि उन्होंने भी किस तरह से जद्दोजहद की अपने टाइम में, उनके भी चैलेंजेस थे उनके टाइम में, तो उन्होंने किस तरह से उन चीजों को टैकल किया ना। तो जैसे मैंने कहा कि सिटिंग डाउन विद पेरेंट्स, टॉकिंग टू देम, शेयरिंग योर स्कूल लाइफ एक्सपीरियंस, तुम्हारे दिन में आज क्या हुआ, टीचर्स ने क्या बोला, अगर आप इसको बिल्कुल। ओपन माइंडेड कन्वर्सेशंस जिसे कहते हैं बिल्कुल। ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको जारी रखें तो सिस्टर 1 यू मिनट नो है योर बस हमारे पेरेंट्स विल पास आल्सो कंक्लूड हेल्प यू करने एंड के यू लिए। विल आल्सो हेल्प। माज़रत चाहूँगी आपकी बात काटने के लिए, 1 मिनट है कंक्लूड करने के लिए। इंशाल्लाह इस पे हम एक और सेशन भी रखेंगे, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, तो मैं चाहूँगी कि 1 मिनट में अगर आप कंक्लूड कर सकें थोड़ा-सा। जी, तो ओवरऑल जिस तरह से मैंने बताया कि यही कि बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट्स में। अपने पेरेंट्स के साथ ओपन माइंडेड कन्वर्सेशंस रखें जब आप लोग अपनी सिलेक्शन कर रहे हैं सब्जेक्ट्स की, तो बहुत स्ट्रेटेजिकली पहले से, लाइक 3 साल पहले आपको जो है अपना माइंड बनाना है कि मुझे आगे जाके पहले क्या प्रोफेशन हासिल करना है, और उसके मुताबिक आप अपनी सब्जेक्ट सिलेक्शन कर लें। किसी करियर काउंसलर के साथ डिस्कशन करें, देखें कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी अफोर्ड कर सकते हैं। ये भी, दिस इज ऑल्सो समथिंग इम्पोर्टेंट, बिकॉज इफ यू कैन नॉट अफोर्ड यूनिवर्सिटी then there is no point, you're going to waste your 3 years time, so please don't do that. And also please do not overload yourself when it comes to the subjects. वही सब्जेक्ट्स लें जो आपकी, जिसमें स्ट्रेंथ्स नजर आती हैं, जो आपको लगता है कि आप एक्सेल कर सकते हो सक्सेसफुली विदाउट गिविंग अ हार्ड टाइम टू योर पेरेंट्स, तो आप जो है उसी सब्जेक्ट्स पे फोकस करें और
इंशाल्लाह। just be बिल्कुल। very well aware about the education system. That's थैंक यू it. सो Yeah. मच सिस्टर सकीना, मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ आपके वक़्त और शमूलियत के लिए। इंशाल्लाह फिर इसी पे हम नेक्स्ट टाइम दोबारा कोई सेशन रखेंगे। तहे दिल से शुक्रिया। और देखिए सुनने वालों को यही कहेंगे कि अपने बच्चों की सपोर्ट बने, उनकी ताकत बने, उन्हें जज ना करें, क्रिटिसाइज़ ना करें, उनके दोस्त बने, उनके साथी बने और उनको मोरल, इमोशनल, मेंटल, फिज़िकल सपोर्ट दें। उनको ये भी बताएँ कि मुश्किल को और प्रेशर को हैंडल कैसे करना है पॉज़िटिवली, और अगर वो खुदा ना ख़ास्ता रो पड़े हैं सेंसिटिव होकर, तो उनको रोने दें। उनको ये मत कहें कि अब तुम इतने सेंसिटिव हो गए हो तो रोना शुरू हो गए हो, ये भी ना करें। क्योंकि कई दफ़ा आप इतने टायर्ड और एग्ज़ॉस्टेड होते हैं कि आपको इस मूवमेंट की भी ज़रूरत होती है। तो लेट देम डू दैट एज़ वेल। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, अपने बच्चों का बहुत ख़्याल रखिएगा। खुदा ताला सब बच्चों को कामयाब करे, और पेरेंट्स को भी हिम्मत और ताकत दे के वो अपने बच्चों को दुरुस्त गाइड कर सकें इंशाल्लाह। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।